प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। बारिश की हल्की फुहारों ने रास्ते की धूल को साफ कर दिया था। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। गाड़ी में शादी के जोड़े में बैठे दुल्हन के मन में बहुत से सवाल थे, जिसे समझते हुए लड़के ने कहा, मैं समझ सकता हूँ वेदिका, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल घूम रहे होंगे, पर मैं भी शॉक्ड हूँ कि आखिर अचानक पापा मम्मी ने हम दोनों की शादी को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। रुद्र और वेदिका की शादी आज ही हुई थी। दरअसल रुद्र शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और वहीं जॉब करता था। वेदिका भी पढ़ती थी और एक एनजीओ में समाज सेविका का काम करती थी। क्योंकि उसके परिवार में भी कोई नहीं था, इसलिए वो दूसरों का दुख समझती थी और लोगों की मदद करती थी। एनजीओ के कुछ काम से वो रुद्र के ऑफिस आया जाया करती थी। वहीं से उन दोनों में बातचीत हुई और नजदीकियां बढ़ी। रुद्र को वेदिका पसंद आ गई थी, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता था। उसने अपने घर वालों से भी बात करी, पर उन्होंने उस लड़की को स्वीकार करने से मना कर दिया। रुद्र ने भी अपने माता पिता से जिद में कह दिया कि वो शादी करेगा तो उसी लड़की से, वरना किसी से भी नहीं। बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता नहीं पिताजी, मैं आज ही करूंगा वेदिका से शादी। उन दोनों ने शादी की। शादी के बाद वो अपने फ्लैट में जा रहे थे, पर तभी उसके मम्मी पापा का उसे कॉल आया। बेटा, मुझे माफ कर दे। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हम तेरी शादी तो नहीं देख पाए, पर तू शादी के बाद बहू को लेकर जल्दी घर आ जा। बहू और तेरी सारी रस्में हम घर पर करेंगे। रुद्र भी अपने माता पिता की बातों से थोड़ा इमोशनल हो चुका था, इसीलिए वो अपने पिता की बात मान जाता है और तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी घुमाकर उसके गांव की तरफ ले जाने को बोलता है। गाड़ी में बैठे हुए कई घंटे बीत चुके थे। वेदिका भी काफी थकी हुई लग रही थी। हमें घर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा रुद्र? बस 10 किलोमीटर और। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुरानी बड़ी सी हवेली के आगे आकर रुकी। दोनों गाड़ी से उतरे और घर के अंदर गए। हवेली बहुत बड़ी और पुरानी लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही दोनों अंदर गए, सामने से रुद्र के माता पिता आए। रुद्र के पिता भैरव प्रताप लंबी कद काठी, सख्त आंखें, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं। दूसरी ओर उसकी मां पारंपरिक कपड़ों में बेहद शांत और गंभीर, होठों पर हल्की मुस्कान लिए हुए। उन्होंने वेदिका को गले लगाया। ये भोला काका है बहू। बहू, इस दिन का इंतजार हमने सालों से किया है। इतनी नाराजगी ठीक नहीं बेटा। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। आसपास के कई जिलों के लोगों की जान इस भैरव प्रताप चौधरी के अंदर बसती है और भैरव प्रताप की जान तुम्हारे अंदर। तुम्हारी पसंद को तो हमें स्वीकार करना ही था। अब जाओ, तुम आराम करो, बातें बाद में करेंगे। जिसके बाद दोनों वहां से चले गए। सुमित्रा, ये शहरी बहू है। इसे खानदान के परंपरा के बारे में बता देना। किसी भी चीज की जरूरत हो बेटा तो मुझे बताना, और रात में अपने कमरे से बाहर मत जाना। गांव में बहू बेटियों का कमरे से बाहर घूमना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है मम्मी जी। पहली रात
नई जगह, नए लोग और गांव का माहौल। वेदिका के मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। रात का खाना सबने मिलकर खाया, पर वहां भी एक सख्ती महसूस हो रही थी, जैसे हर नियम, हर बात, हर आदत पर नजर रखी जा रही हो। खाना खाकर वेदिका टहल रही थी। कि तभी उसकी सास ने बोला, बहू, दिन में या रात को घर से बाहर मत निकलना। कुछ चाहिए हो तुम्हें तो मुझसे कहना। उसके बाद वेदिका कमरे में आई। रुद्र थक कर सो चुका था। वेदिका ने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी। यहाँ जब से आई हूँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। सर भी भारी लग रहा है, शायद नई जगह की वजह से। चलो कोई नहीं, खिड़की बंद करके सो जाती हूँ। खिड़की बंद करते वक्त उसने देखा भोला काका अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर कहीं जा रहे थे। वो झुककर चल रहे थे, जिससे कोई और उन्हें देख ना पाए। इतनी रात को ये भोला काका खाने की थाली को कहाँ लेकर जा रहे हैं? शायद खाना ज्यादा बच गया होगा, इसीलिए जानवरों को देने जा रहे होंगे। वो एक कोठरी के पास गए, जो घर से थोड़ी दूर थी। उन्होंने उस थाली को कोठरी के दरवाजे के नीचे सरका दिया। वेदिका ने नजरअंदाज किया और आकर सो गई। अगले दिन सुबह, ये लीजिए 20 लाख रुपए, इससे जाइए और अपने गांव की पानी की समस्या दूर कर लीजिए। वाह पिताजी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने सारे पैसों को ऐसे ही दान दे दिया, तभी तो भगवान ने आपको इतनी धन संपत्ति दी है और देते हैं। भगवान नहीं बेटे, हमारे पूर्वजों की देन है। ये बात रुद्र और वेदिका को थोड़ी अजीब लगी। उसी रात वो दोनों सो रहे थे, तभी वेदिका को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने उठकर खिड़की से देखा कि भोला काका उसी तरीके से उस दरवाजे के नीचे से प्लेट को अंदर सरका रहे थे। ये रोज रोज भोला काका इस दरवाजे के नीचे से किसको खाना देते होंगे? जानवरों का तो थोड़े से खाने से कुछ नहीं होगा, और अगर इंसान है तो हमारे साथ क्यों नहीं खाता? क्या करूं, देख कर आऊं क्या? इसी उधेड़ बुन में वो चली जाती है। हवेली में पूरा सन्नाटा हो चुका था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। और उस कोठरी की तरफ जाती है। वहां पहुंचते ही उसने देखा एक बड़ा सा ताला उस दरवाजे पर लटक रहा था, और दरवाजे के ताले पर बहुत से धागे लपटे हुए थे। आसपास का माहौल काफी डरावना था, क्योंकि वहां अंधेरे में झिंगुरों के साथ और भी कई अनगिनत आवाजें आ रही थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। उसने दरवाजे में बनी एक छोटी सी खिड़की का गेट ऊपर उठाया और उसके अंदर झांका तो कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर आने को है। उस कोठरी के अंदर एक ऐसी परछाई थी जिसकी सिर्फ सफेद आंखें नजर आ रही थी। वो बेहद डरावना मंजर था। वो घबरा कर पीछे गिरने वाली थी कि तभी उसे रुद्र ने थाम लिया। ओ वेदिका, आर यू मैड? तुम यहाँ क्यों आई? वो तो सही हुआ कि मैं वॉशरूम जा रहा था, तभी मैंने तुम्हें देखा। रुद्र रुद्र रुद्र, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। यहाँ से चलो वेदिका, फिर बात करते हैं। कमरे में पहुंचकर वेदिका ने रुद्र को सारी बातें बता दी। वो बहुत घबराई हुई थी। यार वेदिका, वहाँ कभी मत जाना। मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सारे सवाल होंगे कि भोला काका रोज वहाँ किसको खाना देने जाते हैं, क्या करते हैं। तुम बाहर मत जाना बस। अगर काका या पिताजी को पता चल जाता तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि काका कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। वैसे भी हम बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आए हैं।
रुद्र की बातों से वेदिका ने खुद को तो शांत कर लिया, पर उसके दिमाग में अभी भी वो सब चीजें घूम रही थी। अगले दिन सुबह वेदिका अपने सास ससुर के लिए चाय लाती है। सुमित्रा, बहू काफी तेज है, इस पर सही से ध्यान रखना और हो सके तो एक बार और समझा देना कि घर से बाहर ना जाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। उसी शाम की बात है। वेदिका अपने रूम में एनजीओ से रिलेटेड कुछ काम कर रही थी। उसे एक मेल सेंड करनी थी, पर उसके मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। इसलिए वो नेटवर्क की तलाश में घर से बाहर चली गई, जिसे सुमित्रा ने देख लिया और गुस्से से उसके पास गई। बहू, मैंने तुम्हें समझाया था कि घर से बाहर नहीं जाना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर मम्मी जी, मैं तो बस बहू, जितना कहा जाए उतना ही किया करो। वेदिका को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगी, पर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। देर रात हो चुकी थी। वेदिका अभी तक सोई नहीं थी। वह दिन भर की हुई बातों को लेकर परेशान थी। कौन हो तुम? ऐसे रो क्यों रही हो? वेदिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर रुद्र भी जाग गया। क्या हुआ वेदिका? कोई बुरा सपना देखा क्या? वेदिका बहुत डरी हुई थी। रुद्र ने उसको संभालते हुए शांत होने को कहा। रुद्र, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ। हम मम्मी पापा की खुशी के लिए थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। टेंशन मत लो, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। चलो अब सो जाओ। अरे, ये खिड़की तो मैंने बंद की थी, ये खुली हुई कैसे है? रुद्र ने समझाकर वेदिका को सुला दिया। अगले दिन। क्या हुआ बहू? कोई परेशानी है? बहुत उदास लग रही हो। नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। वेदिका ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर के लोगों से कुछ भी पूछना बेकार है। उस रात फिर से वेदिका को नींद नहीं आ रही थी। कोठरी का क्या राज है, बस यही बात हमेशा उसके दिमाग में चल रही थी। वह आज भी खिड़की के पास खड़ी थी और भोला काका रोज की तरह वही सब दोहरा रहे थे। पर उसने नजरअंदाज किया और सोने चली गई। भोला, रोज की तरह आज भी खाना रख दिया था? हाँ मालिक, मैंने खाना रख दिया। ठीक है, जा सो जा, पर ध्यान रखना कोठरी के आसपास कोई जाए ना। आधी रात को वेदिका को किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो घबरा उठी। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? इस घर में तो मेरे और माँ के अलावा और कोई औरत नहीं रहती, फिर ये आवाज किसकी है? पर अभी मैं देखने जाऊं या ना जाऊं? अगर गई तो मम्मी जी फिर से डांटेंगी, पर मैं किसी को रोते हुए छोड़कर कैसे सो सकती हूँ? वो अपने आप को रोक नहीं पाती, क्योंकि उसका दिल बहुत नरम था। एनजीओ में भी तो यही वो करती थी, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती। वो अपने कमरे से बाहर फिर से निकल जाती है। भोला काका अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उनके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चरचराती हुई आवाज सुनकर काका की नींद खुल गई। अरे, ये दरवाजा कैसे खुला? तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे उनके दरवाजे से बाहर कोई परछाई गुजरी। काका चौंके। उन्होंने उठकर देखा कमरे के बाहर तो कोई भी नहीं था। घर की हवा बिल्कुल ठंडी थी, चारों तरफ रोशनी बिल्कुल हल्की थी। भोला काका के मन में बेचैनी और घबराहट बढ़ रही थी। तभी उन्होंने महसूस किया जैसे मानो उनके पीछे कोई है। उन्होंने जैसे ही मुड़कर देखा तो सब कुछ शांत था। उन्होंने सुकून की सांस ली
और वो पलटे तो सामने उनके एक बहुत खतरनाक आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें एकदम सफेद थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। वो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी। भोला काका डर के मारे पीछे हटे और नीचे गिर गए, जिससे उनके सर पर चोट आई। वो जोर से चिल्लाए और बेहोश हो गए। उसकी आवाज सुनकर भैरव और उसकी पत्नी वहां पर आए और उसे उठाकर कमरे में ले गए। भोला की ऐसी हालत देखकर पूरी रात चिंता में बीत गई। सुबह जैसे ही भोला को होश आया, भोला, क्या हुआ था? रात को तू बेहोश कैसे हुआ? भोला के सर में बहुत दर्द था। रात की बातों को सोचने भर से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। सर से पसीना आने लगा। इतना भयानक चेहरा उसने रात को देखा था जो वो भूल नहीं पा रहा था। मालिक कल रात घर में कोई था। भूत था। वो कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है, खोल कैसे? पिताजी, कोई तांत्रिक गिरधर आए हैं। ठीक है, तुम उन्हें हॉल में बिठा दो, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ प्रताप जी? आपने मुझे अचानक से बुलवाया? जी, बात ही कुछ ऐसी है। हमारे घर में एक क्रोधित प्रेत आत्मा आ गई है। आप कृपया करके सब कुछ ठीक कर दीजिए। भैरव प्रताप उन्हें विस्तार से सारी बातें बताते हैं। माँ, क्या है ये? लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ कोइंसिडेंस होगा। नहीं बेटा, ऐसा सच में होता है। तुम चुपचाप सुनो। वैसे माँ, सुबह से वेदिका को कहीं नहीं देखा। वो कहाँ है? घर में होगी बेटा, और कहाँ जाएगी? उसके बाद गिरधर बाबा ने कमंडल से राख बिखेरी और धीमी गूंजती आवाज में मंत्र जाप करने लगे। हर मंत्र के साथ दीवारों में हल्की हल्की थरथराहट होने लगी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप टेढ़ी होने लगी। बाबा की जाप करती हुई आवाज गहरी होती गई। तभी बाबा ने अपनी थैली में रखे हुए कल पुतले को निकाला और उस पुतले पर सुई चुभाई तो ऊपर कमरे में वेदिका के चिल्लाने की आवाज आई। ये तो वेदिका की आवाज है। रुद्र दौड़ता हुआ वेदिका के पास गया। रुद्र, ये तुम्हें क्या हो गया वेदिका? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद जैसे ही बाबा ने दोबारा उस पुतले पर सुई चुभाई, वेदिका कमरे से बाहर आई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और हॉल में आकर बेहोश हो गई। इससे आगे की प्रक्रिया उस कोठरी में होगी। इसे वहां ले चलिए। सुमित्रा, भोला, तुम बहू को बाबा के साथ कोठरी में ले आओ। मैं ऊपर से रुद्र को लेकर आता हूं। क्या हुआ बेटा? अब सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान मत हो। गलती तुम्हारी बीवी की है। उसे कितनी बार मना किया पर वो नहीं मानी। कल रात वो ताला तोड़कर उस कोठरी में गई। मैंने उसे देखा, पर जब तक उसे रोकूं वो अंदर जा चुकी थी। और जब वो बाहर आई तो उसकी आंखें एकदम सफेद, चेहरा अजीब सा, बाल बिखरे हुए, किसी भूतनी की तरह लग रही थी। उसके बाद उसी ने भोला पर हमला किया। पर उस कोठरी में ऐसा क्या है? वो कोठरी, उसकी कहानी कोई साधारण नहीं, बल्कि 150 साल पुराने उस समय से शुरू होती है जब अंग्रेज पूरे भारत में अपना शासन फैला रहे थे। पर हमारे गांव पर उनका जोर बिल्कुल नहीं चल पाया। इसकी वजह थी हमारे पूर्वजों के साथ रहने वाली अद्भुत शक्तियों से संपन्न भविष्यवक्ता कुंती बाई, जिसकी हर भविष्यवाणी सच होती थी।
हमारे पूर्वजों ने उनकी भविष्यवाणी से बहुत नाम, शोहरत, दौलत सब कमाया, पर समय के साथ उनकी सेहत बिगड़ने लगी और आखिरकार उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके मरने पर भी उनकी शक्तियों का अंत नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने तांत्रिक की कठिन सिद्धि की मदद से उनकी आत्मा को उसी कोठरी में उनके निर्जीव शरीर के साथ बांध दिया। उनकी आत्मा की सहायता से हमें कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। हर साल महालय अमावस्या पितृपक्ष के आखिरी दिन को हम उन्हें मुक्ति देने के लालच में बुलाकर भविष्य जान लेते थे। और फिर धोखे से वापस कैद कर देते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर इस बार तुम्हारी बीवी, जिसे कुंती बाई की आत्मा छलकर अपने वश में कर चुकी है, वो हमें खत्म करना चाहती है। रात को भी वो मुझ पर हमला करना चाहती थी, पर बीच में भोला आ गया। लेकिन अब वो फिर से हमारे काबू में है और इस बार भी हम उसे हमेशा की तरह उस कोठरी में वापस कैद कर देंगे। सब तैयारी हो चुकी है। भैरव प्रताप कहाँ रह गए? बोला, उन्हें बुला कर लाओ। पर अपने फायदे के लिए किसी की आत्मा को तड़पाना, बंदी बनाना गलत है। रुद्र, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तो वेदिका की आवाज है। रुद्र दौड़ता हुआ वेदिका के पास गया। रुद्र! ये तुम्हें क्या हो गया वेदिका? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? रुद्र। हाँ वेदिका बोलो। वेदिका उसे सारा इतिहास बताती है। वेदिका का शरीर कमजोर पड़ रहा है। मुझे आजाद होने के लिए और अपना बदला पूरा करने के लिए तुम्हारे शरीर की जरूरत है। रुद्र रो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे वेदिका की जान बचानी थी। वो राजी हो जाता है। सालों से तूने और तेरे पूर्वजों ने मुझे तड़पाया, अब तेरा अंत आ गया है। वो आत्मा भैरव प्रताप को मार देती है। उसके बाद रुद्र कोठरी में जाता है और कुंती देवी को आजाद करने के बाद गिरधर से बोलता है। गिरधर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर वो कुंती देवी की आत्मा को मुक्ति दिला देता है। रुद्र भी वहां बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। रुद्र वेदिका दोनों एकदम ठीक थे। खबर आती है कि गिरधर बाबा की मृत्यु हो चुकी है। रुद्र अपनी पत्नी और मां को लेकर हमेशा के लिए शहर चले गए। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।